गीता के बेटे भावेश को गांव की लड़की रज्जो पसंद आती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद एक सुबह रज्जो 5 बजे उठकर अपने सास के कमरे में चली जाती है और वो उन्हें छूते हुए उठाने लगती है। माँ जी, अरे उठिए ना माँ जी, माँ जी। हैं? अरे बहू, अरे बहू तूने तो मेरी जान ही निकाल दी। अरे लेकिन ये क्या, अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं और तू उठकर तैयार भी हो गई। हाँ माँ जी, वो हमारे गांव में सभी लोग इसी वक्त उठते हैं, इसीलिए। अरे पागल लड़की, इतनी ठंड में कोई सुबह सवेरे उठता है क्या? तुम इंसान हो या कुछ और? अरे माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं तो एक इंसान ही हूँ। मुझे ना एक भोग प्रसाद बनाना है और उसके लिए मुझे गुड़ चाहिए, इसीलिए आपको पूछने आई हूँ। कहाँ पर रखा है गुड़? हे भगवान, बहू तू एक गुड़ के लिए मुझे इतनी सुबह सुबह परेशान करने आ गई। जा, वहीं पर रखा है गुड़। वो घी का डब्बा है ना, उसके पीछे वाले नीले डब्बे में है। लेकिन वहां पर तो कई सारे नीले डब्बे हैं माँ जी। कौन सा वाला नीला डब्बा? अब मैं तुझे इतनी कड़ाके की ठंड में बिस्तर से उठकर नहीं बताने वाली कि कौन सा वाला नीला डब्बा। खुद जाकर ढूंढ ले और सोने दे मुझे। इतना कहकर गीता फिर से कंबल ओढ़कर सो जाती है, जिसके बाद रज्जो खुद ही नीले डब्बे में गुड़ ढूंढने लगती है और वो भोग प्रसाद बना भी देती है। फिर नाश्ते के वक्त सुबह के 9:30 बजे। रज्जो, ये पराठे इतने ठंडे क्यों है? और ये आटे का हलवा, ये भी कितना ठंडा हो चुका है। अरे भावेश, वो दरअसल मैंने सुबह 6 बजे ही सब बना दिया था और ऊपर से ठंड के कारण ये और भी ज्यादा ठंडे हो गए। बहू, ठंड में खाना जल्दी ही ठंडा होता है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी उठकर ये सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी? जल्दी नहीं बाबूजी, हमारे लिए तो ये सब नॉर्मल है। गांव में तो हम लोग ब्रह्म मुहूर्त पे ही उठा करते हैं, फिर चाहे ठंड हो या बरसात, घर में सबको रोजाना ठंडा खाना ही मिलता है। फिर एक सुबह रज्जो कमरे की लाइट ऑन करके तैयार हो रही होती है। तभी लाइट्स ऑन होने के कारण भावेश की नींद टूट जाती है। रज्जो, ये सब क्या है यार? मैं रात के 3 बजे तक काम कर रहा था और तुमने ये लाइट्स क्यों ऑन रखी है? इतनी सुबह सुबह भूतनी की तरह क्यों उठ गई तुम? क्या जरूरत है तुम्हें? अरे इतनी सुबह जल्दी उठकर मेरी नींद की दुश्मन क्यों बन रही हो? अरे तो अब मैं नहा धोकर तैयार भी नहीं हो सकती क्या? बस अब तैयार होकर रसोई में ही जा रही हूं मैं, तब ये बत्ती बुझा दूंगी मैं। यार रज्जो, जब से तुम इस घर में आई हो तब से मेरा खून पीने लगी हो। फिर एक सुबह जब रज्जो रसोई में काम की शुरुआत करती है, तभी वह देखती है कि पड़ोस के घर में एक बूढ़ा आदमी पीछे के दरवाजे से घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। अरे ये क्या, ये बुढ़ाऊ तो आगे की जगह पीछे के दरवाजे से घुस रहा है। कहीं ये चोर तो नहीं? वही होगा। चोर 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 चोर। सुबह सुबह रज्जो की चीख सुनकर मोहल्ले के सभी लोग जाग जाते हैं और बाहर इकट्ठा होते हैं, जहां पर रज्जो उस बूढ़े आदमी को पकड़ लेती है। तभी पड़ोस की निर्मला काकी भी बाहर आती है। अरे नालायक लड़की, जिस आदमी को तू चोर समझ रही है वो मेरा पति है। अरे ये तो रात भर नाइट शिफ्ट करके अभी घर लौटे हैं। अरे मेरे घर वालों को परेशानी ना हो, इसीलिए मैं आगे के दरवाजे से नहीं बल्कि पीछे के दरवाजे से घर में घुस रहा था। हाय दया, माफ कर दीजिए काका जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या बोलते हैं मिस, वो औरत नीचे खड़ी है। यू मीन मिसअंडरस्टैंडिंग? हाँ हाँ वही, एकदम सही पकड़े है। बस करो रज्जो बहू, बहुत हो गया सुबह सुबह तमाशा, अब घर चलो। अरे अपनी बहू को बोलो कि यूं भूतों की तरह सुबह सुबह उठकर बैठा ना करे।
ये कोई गांव नहीं है, शहर है शहर। रज्जो को सबसे डांट पड़ती है, पर वो फिर भी इतनी ठंड में सुबह जल्दी उठने की आदत से बाज नहीं आती। फिर एक सुबह रज्जो अपने मोबाइल पर भजन फुल वॉल्यूम में लगा देती है, जिससे घर में सबकी नींद खराब हो जाती है और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि पड़ोस की निर्मला काकी भी आ जाती है। हे भगवान, रज्जो बहू, ये सब क्या है? अरे सुबह के 5 बज रहे हैं और तुम इतनी तेज आवाज में भजन सुन रही हो। गीता, अपनी बहू को समझा कर रखो। इसकी जल्दी उठने की आदत से आपके साथ साथ अब हमें भी परेशानी हो रही है। माफ कर दो निर्मला, मैं समझाती हूँ इसे, तुम चिंता मत करो। देखा बहू, तुम्हारे कारण हमें कितनी तकलीफ हो रही है और ऊपर से लोगों की बातें भी सुननी पड़ रही है। रज्जो, तुम्हें अपनी यह जल्दी उठने वाली आदत छोड़नी ही पड़ेगी। इससे किसी की भी भलाई नहीं हो रही, बल्कि सबका नुकसान ही हो रहा है। और नहीं तो क्या। लेकिन मुझे अब इतनी जल्दी उठने की आदत है, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? आप लोग ही बताइए मुझे। देखो बहू, अब तुम गांव में नहीं रहती, तुम्हें शहर के तौर तरीकों के साथ खुद को ढालना ही होगा, बदलना होगा तुम्हें, वरना यूं ही तुम रोज सुबह सुबह जल्दी उठकर सबकी नींद की बैंड बजाती रहोगी। बाबूजी, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं अपनी ये आदत बदल नहीं सकती, या सच कहूँ तो ये कोई आदत नहीं है, ये तो मेरा रोज का टाइम है उठने का। और थोड़ी ना मैं कोई पार्टी कर रही हूँ, भगवान का ही तो भजन लगाया था मैंने। सबके इतने समझाने के बाद भी रज्जो किसी की बात नहीं सुनती और वो रात के 8 बजे ही सो जाती है और साथ ही घर में सबको कहती है, चलिए माँ जी, बाबूजी, ये आप दोनों का खाना है और ये आपकी दवाइयाँ। लेकिन बहू, हम इतनी जल्दी नहीं सोएंगे और ये हमारे खाने का वक्त भी नहीं है। रज्जो, ये सब क्या नौटंकी लगा रखी है? तुम्हें तो पता ही है ना कि हम दोनों लेट खाना खाते हैं। अरे माँ जी, अगर आप दोनों जल्दी खाना खाओगे तभी तो जल्दी सो पाओगे और जल्दी उठ भी पाओगे। मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब ने आपको और बाबूजी को कहा है कि रोज सुबह जल्दी उठकर वॉक करना चाहिए और सुबह की ताजी हवा लेनी चाहिए, इसीलिए कल से मैं आप दोनों को भी उठाने आ जाऊंगी। क्या? कोई जरूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से उठ जाएंगे। जा तू, अब तेरे सोने का वक्त हो गया है, बेवकूफ कही की। फिर रज्जो अपने कमरे में जाकर सो जाती है और रात को जब भावेश घर पर आता है तब वह रज्जो के लिए गर्मा गर्म जलेबियां लाता है। रज्जो, ये देखो क्या लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, आलू की जलेबियां, एकदम तुम्हारे गांव का टेस्ट है इनमें। चलो उठो। नहीं भावेश, मुझे सोने दो, मैं बहुत थक चुकी हूँ, कल सुबह मुझे 4 बजे भी उठना है, तुम भी सो जाओ। ओफो, तुम भी ना रज्जो, छोड़ो ना ये सारी बातें, तुम 4 की बजाय 8 बजे उठ जाना और बाद में सारे काम कर लेना। और खाना बनाने के अलावा तुम्हें और काम ही क्या होता है, तो इतनी सुबह जल्दी क्यों उठना है तुम्हें? नहीं भावेश, सोने दो मुझे। भावेश को रज्जो पर गुस्सा आ जाता है और वो अकेले ही सारी जलेबियां खा जाता है। फिर अगली सुबह रज्जो 4 बजे उठकर नहा धोकर 5 बजे तक तैयार हो जाती है और अपने सास ससुर के कमरे में जाकर वो उन्हें उठाने लगती है। माँ जी, बाबूजी, चलिए उठिए, सुबह हो गई, वॉक पर जाना है ना हमें। माँ जी, बाबूजी। क्या है बहू? अरे सुबह के 5 बजे कौन जाता है वॉक पर, और वो भी इतनी भयंकर ठंड में? बाबूजी, सुबह की हवा में जो बात होती है वो बात दिन की हवा में नहीं होती, इसीलिए चलिए जल्दी, नाटक मत कीजिए। बहू, हमारा दिमाग मत खराब कर और चली जाए यहाँ से, सोने दे हमें, हम 8 बजे उठकर चले जाएंगे वॉक पर। नहीं माँ जी, आपको अभी मेरे साथ ही चलना होगा,
मैंने कह दिया सो कह दिया। बहू, कंबल दे दो हमें, हमें ठंड लग रही है। नहीं दूंगी, अब जल्दी से उठ जा। तभी सास ससुर दोनों रज्जो पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वहां पर भावेश भी आ जाता है। बस बहू, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। अब से तुम सुबह जल्दी नहीं उठोगी। अरे रोज सुबह हमें परेशान करने क्यों आ जाती हो? कभी इस तरह तो कभी उस तरह, बस नाक में दम करके रखा है तुमने हमारे। देख बहू, शहर की सुबह 4 बजे नहीं होती, बल्कि 6 बजे होती है। तुम्हें यह बात समझनी होगी। अरे तुम्हें सुबह के सारे काम निपटा कर कहीं नौकरी पर जाना होता है क्या? नहीं ना? फिर तुम इतनी जल्दी क्यों उठ जाती हो और क्यों परेशान करती हो हमें? रात को देर से सोकर सुबह 8 बजे भी उठ सकती हो तुम। हाँ रज्जो, माँ बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हारे जल्दी उठने के कारण रात में तुम जल्दी सो जाती हो। मैं ऑफिस से 7 बजे आता हूँ और तुम 8 बजे ही ख्वाबों की दुनिया में पहुंच जाती हो नींद में। तुम्हारी इस आदत के कारण हम दोनों तो साथ में वक्त भी नहीं गुजार पाते। सबकी बातें सुनकर रज्जो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसे इतनी जल्दी नहीं उठना चाहिए। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। आप सब ठीक कह रहे हो। मुझे शहर में आकर अपने जीवन में थोड़े बहुत बदलाव लाने चाहिए और जल्दी उठने की जगह सुबह 7 बजे ही उठना चाहिए। अब मैं कल से जल्दी नहीं उठूंगी और किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। रज्जो की बातें सुनकर उसे सभी घर वाले माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद से वो सुबह 7 बजे उठने लगती है और उसके बाद ही वो घर के काम करने लगती है। रचना एक तलाकशुदा औरत होती है। तलाक के बाद अपनी 5 साल की बेटी तारा के साथ वो अपने मायके चली जाती है। उसके बड़े भाई तपीश की हाल ही में शादी हुई होती है। एक दिन मायके में उसकी बड़ी भाभी निधि उससे पूछती है, रचना, तुम्हारा तलाक किस कारण हुआ है? मतलब मुझे इतना विस्तार से नहीं पता। मैं नई नवेली आई हूं ना घर पर, इसीलिए। निधि भाभी, वो दरअसल मेरा पति विनीत एक शराबी आदमी है और हाल ही में वो बहुत ही ज्यादा शराब पीने लगा है और कुछ काम धाम भी नहीं करता। इसीलिए ऐसे आदमी के साथ रहने से अच्छा अलग रहना ही सही है। अच्छा, तो ये माजरा है क्या? लेकिन तुम्हारा भाई भी तो शराब पीता है। हाँ भाभी, लेकिन भैया लिमिट में पीते हैं। लाइफ में हर एक चीज की एक लिमिट होती है, उसे पार नहीं करना चाहिए। ये बात भी तुमने सही कही रचना। फिर एक दिन रचना अपने भैया के पास जाकर कहती है, तपीश भैया, तारा की स्कूल की फीस भरने के लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए थे। आप कब तक दोगे? क्या कहा? 1 लाख रुपए? हाँ भाभी, एक्चुअली तारा एक बहुत ही क्लासी और पॉश स्कूल में जाती है, इसीलिए उसकी इतनी फीस है। बाप रे! लेकिन छोटी, हम तारा की स्कूल चेंज नहीं कर सकते क्या? मेरा मतलब, इतनी ज्यादा फीस है। पढ़ाई तो हर एक स्कूल में सेम ही रहती है ना। और वैसे भी 5 साल के बच्चों को ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस पढ़ाते हैं? नॉर्मल बेसिक स्टडी ही तो होती है। और नहीं तो क्या, हमारे टाइम पे तो कॉलेज फीस भी इतनी नहीं थी। और यहाँ देखो, 5 साल की बच्ची की स्कूल फीस ही 1 लाख रुपए है। नहीं भाभी, भैया, तारा जिस स्कूल में जाती है वो नंबर 1 स्कूल है, एकदम हाई क्लास स्कूल है और उसे वहां की आदत हो चुकी है। सो प्लीज, मैं उसे किसी लो क्लास स्कूल में नहीं भेजना चाहती हूँ। वहां अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती भैया। ठीक है रचना, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। अभी मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ और अगर कुछ हो ही नहीं पाया तो मैं अपनी एफडीज तुड़वा दूंगा। तुम चिंता मत करो। ठीक है भैया, थैंक यू। इतना कहकर रचना वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद, ये सब क्या है तपीश? हाई क्लास और लो क्लास क्या होता है? पढ़ाई तो पढ़ाई होती है ना। तुम अपनी बहन को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रहे हो। आज को 1 लाख है, कल को उसकी फीस और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम इतने पैसों का बोझ झेल पाओगे?
कब तक संभालोगे उसे तुम? अब जाने दो ना निधि, मैंने छोटी को बोल दिया है, मैं हैंडल कर लूंगा सब, तुम चिंता मत करो। थोड़े दिनों बाद तपीश तारा का एडमिशन करा देता है और उसकी स्कूल शुरू हो जाती है। एक सुबह रचना देर से उठती है, तब वो अपनी माँ पुष्पा को बोलती है, माँ सॉरी, वो मुझे आज भी उठने में देर हो गई। कल रात को मूवी देखते देखते बहुत लेट हो गया था। आप प्लीज तारा का टिफिन पैक कर दो ना। पता था मुझे, तुझे अपनी बेटी की कहाँ कुछ पड़ी है, इसीलिए मैंने पहले ही टिफिन बना कर रखा है। थैंक यू सो मच माँ। वैकेशंस के बाद अभी अभी तारा की स्कूल शुरू हुई है ना, इसीलिए मैं उठ ही नहीं पाई। हाँ, अरे इस बुढ़ापे की उम्र में अपने बच्चों के साथ साथ उनके बच्चों को भी देखो। अरे तू कब जिम्मेदारी लेगी अपने हाथ में? सॉरी माँ, मैं आइंदा से आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगी। रचना अपने मायके में सिर्फ आराम फरमाती है और कुछ काम धाम भी नहीं करती। एक दिन उसकी माँ आकर उसे कहती है, अरे ये तो क्या दिन रात बस आराम ही करती रहती है, तेरी भाभी अकेले ही सारा काम करती है। अभी तो तारा स्कूल गई है ना, इस समय में थोड़ा काम तो कर ले, अपनी भाभी का हाथ ही बटा लिया कर। आई नो माँ, लेकिन मेरे दोनों पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। अरे लेकिन तू यूं ही दिन भर रूम में पड़ी रहती है। पहले मैं अकेली थी तो इतना कुछ नहीं लगता था, लेकिन अब घर में तेरी भाभी भी है, ये सब शोभा देता है क्या? अरे माँ, अभी आप शुरू मत हो जाओ, आप जाओ, मैं कल से पक्का आती हूँ और काम में भी हाथ बटाती हूँ। फिर पुष्पा निधि के पास आती है। क्या हुआ माँ जी, आप तो रचना को बुलाने गई थी ना? तपीश कह रहे थे वो मोमोज बहुत अच्छा बनाती है। अरे निधि बहू, वो दरअसल उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए वो कह रही थी कि वो मदद करने कल से आएगी। अरे माँ जी, क्या आप भी? 2 महीनों से रचना एक ही घिसा पिटा डायलॉग बोले जा रही है। आप भी ना अपना वक्त उसके पीछे जाया करती रहती है। अगर उसे मदद करने आना होता तो वो कब की आ जाती। 2 महीनों से एक ही टेप चला रखा है बस। फिर एक दिन रचना तपीश से कुछ पैसे मांगती है। भैया, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, वो दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है छोटी, लेकिन ये तो बताओ तुम वापस कब तक आओगी? मुझे आने में रात हो जाएगी भैया। क्या? अरे अगर आने में तुम्हें रात हो जाएगी तो अपनी भाभी को साथ में लेकर जाओ। अरे भैया, आप भी ना कैसी डाउन मार्केट बातें करते हो? अपनी भाभी के साथ भी कोई भला घूमता है क्या? रचना की ये बात सुनकर तपीश और निधि को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं बोलते। रचना दिन भर अपने दोस्तों के साथ क्लब में शराब पीकर खूब पार्टी करती है। रात में रचना के लिए सब देर तक जाग रहे होते हैं और तभी मोहल्ले में एक लड़का उसे बाइक पर छोड़कर जाता है। रचना ने इतनी शराब पी होती है कि वो आकर सो ही जाती है। फिर अगली सुबह, रचना, कल रात को तुमने जो भी किया वो सरासर गलत था। अरे इतनी शराब कौन पीता है? तू ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, और तो और तुम्हें एक लड़का छोड़कर गया। वो तो रात का समय था, गली मोहल्ले के लोग और तारा सो रहे थे, वरना अगर उनमें से कोई तुम्हें देख लेता तो क्या इज्जत रह जाती हमारी। और साथ ही इन सब का तारा पर भी कितना बुरा असर पड़ सकता है, क्या ये तुमने कभी सोचा है? इसे तक कोई शर्म नहीं आती। तू ये सब क्या कर रही है रचना? अभी अभी तेरा तलाक हुआ है, हर 2 दिन में शराब पीती रहती है तू। तेरे में और विनीत में क्या फर्क रह गया? एक बच्ची की माँ होकर भी किसी जवान लड़की की तरह बर्ताव करती है तू। मुझे माफ कर दो माँ, वो मेरे दोस्तों ने कुछ ज्यादा ही शराब पिला दी, इसीलिए ये सब हुआ। लेकिन मैं आपको वादा करती हूँ कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा। प्लीज भैया, अपनी छोटी को माफ कर दो ना। रचना अपनी नौटंकी जारी रखती है। फिर एक दिन निधि और तपीश दोनों शॉपिंग करने जा रहे होते हैं।
तभी रचना उनके हाथ में एक लंबी शॉपिंग की लिस्ट थमा देती है। ये सब क्या है रचना? भाभी, ये मेरे सामान की लिस्ट है। आप दोनों शॉपिंग जा रहे हो ना, तो लगे हाथ मेरा भी सामान लेकर आओ। फिर वो दोनों बाजार में शॉपिंग करने जाते हैं। तब उन्हें रचना के ससुराल के पास रहने वाली पड़ोसन मिलती है। अरे तपीश बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ आंटी, आप बताइए। बस सब बढ़िया बेटा। वैसे मुझे पता चला है कि तुम्हारी बहन ने विनीत को तलाक दे दिया है। हाँ आंटी, वो हद से ज्यादा शराब पीने लगा था और कुछ ठीक से काम धाम भी नहीं करता था, इसीलिए रचना ने उसे तलाक दे दिया। क्या? अरे ये सब झूठ बोला है उसने। वो तो पहले से ही शराबी था, और तो और रचना भी उसके साथ शराब पीने जाया करती थी। लेकिन जैसे ही वो जुए में पैसे हारने लगा, तब रचना ने उससे झगड़े करने शुरू कर दिए। वो कंगाल हो गया था, इसीलिए रचना ने उसे तलाक दे दिया, और कुछ नहीं। क्या? हाँ बेटा, वो कुछ काम नहीं करती थी। उसके घर पर सभी काम के लिए नौकर चाकर थे, लेकिन पैसे खत्म होने के कारण उन्हें नौकरों को निकाल देना पड़ा, और तब सारा काम रचना के ऊपर ही आ गया, और इसीलिए उसने अपने कंगाल पति को छोड़ दिया। ये सुनकर तपीश और निधि दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन घर आने के बाद में वो दोनों रचना से कोई बात नहीं करते। रचना अपना सारा सामान चेक करती है। तभी, ओफो भाभी, ये कौन सा सड़ा हुआ शैम्पू उठा लाया है आपने? मैंने जिस ब्रांड का बताया था आपको, आपने वो तो लाया ही नहीं। ये तो कितना लो क्वालिटी का है। लेकिन रचना, हम घर में यही यूज करते हैं, और तुमने जो शैम्पू लाने को कहा था वो बहुत ज्यादा महंगा था। एक बोतल ही 2000 रुपए की थी। उसमें हमारा घर का राशन आ गया। अरे तो क्या हुआ भाभी? मैं ये शैम्पू बिल्कुल भी नहीं यूज करूंगी। मुझे ये नहीं चाहिए। आप लोगों को तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। कोई मुझे नहीं समझता। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। हर एक चीज में आप पैसे गिनाते रहते हो। इतना नहीं करना था, उतना नहीं करना था, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। हमारे घर में पहले तो ऐसा नहीं होता था ना भैया। रचना की नौटंकी देख सभी गुस्सा हो जाते हैं। बस बहुत हुआ तुम्हारा छोटी। पहले की बात अलग थी, क्योंकि पहले तो तुम ऐसी थी ही नहीं। तुम्हारे इतने रईस शौक भी नहीं थे। घर में जो आता था वो खुशी खुशी इस्तेमाल करती थी तुम। घर में कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है। अगर तेरे खर्चे इतने ही महंगे हैं तो तू खुद कमा और पूरे कर अपने खर्चे। तुझे मैंने तेरे पिता के ना होने के बाद भी कमा कर मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, और तू उसके बदले क्या कर रही है? और सबसे बड़ी बात, तुमने हम सबसे झूठ बोला है कि विनीत ऐसा है, विनीत वैसा है, बल्कि खोट तो तुम में ही है। अभी बाजार में हमें तुम्हारी पड़ोसन मिली थी। उन्होंने हमें सब कुछ बताया है कि कैसे असली खोट तुम में ही है। तुम्हें बिना मेहनत किए पैसे चाहिए, बस, और कुछ नहीं। क्या? ये सब झूठ है। वो पड़ोसन झूठ कह रही है। मैं ऐसी हुई ही नहीं। मेरा यकीन कीजिए आप लोग। मैंने वो कंगाल हो गया इस कारण तलाक नहीं दिया विनीत को। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम भी कमाया करो, घर के काम में और घर के खर्चों में अपना हाथ बटाया करो ना। 2 महीनों से बस बोली बच्चन ही देती जा रही हो। हाँ निधि, तुमने बिल्कुल सही कहा। देख रचना, अगर तुझे इस घर में रहना है तो सही तरह से रहना होगा, समझी तू? ठीक है माँ। रचना अब पूरी तरह से फंस जाती है और उसे ना चाहते हुए भी जॉब करके पैसे कमाने पड़ते हैं और घर के खर्चों में और काम में सबका हाथ बटाना पड़ता है।